जय हिंद दोस्तों मैं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान के बिजनेसमैन साजिद तरार जो रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने पीएम मोदी पर क्या बयान दिया है और कह रहे हैं कि चाइना को पीएम मोदी ने गले से पकड़ लिया है। और ये वीडियो है जिस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ पाकिस्तान की रियल इंटरटेनमेंट टीवी की। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाऊं और इस पर अपना रिएक्शन दो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मसरूफ रहते हैं लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं। सर, G20 को वाइंड अप अगर किया जाए, मतलब जिस तरीके से वाइंड अप किया जा रहा है, 2 दिन का ये इवेंट रहा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इसके इसके इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी, गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए। और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जिन मुल्कों ने उसका तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 ममालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। कंपैरिजन इस तरह मैं करना चाहूंगा कि इनमें से 3 मुल्कों में से ज्यादा मुल्क, इसमें कई काफी हैं लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इससे ज्यादा ग्रो किया है, एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इस वक्त वो कैश से लदे पड़े हैं। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तो वो इस वक्त जो तीनों ममालिक हैं, और वो आप इस वक्त भारत के साथ हैं। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जब से ये इस चीज का ऐलान किया है, मेरी नजर में चाइना को परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। अब उससे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था, लूला सिल्वा अगली यहाँ के इसके बाद अगली प्रेसिडेंटशिप G20 की जा रही है ब्राजील के अंदर। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका।
मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने, लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड विद इट। अब उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा कि इस सारे इस स्याको सबाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। और दूसरा, इसमें एक सेटबैक भी था। आखिरी पॉइंट, सॉरी सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। ये आपके पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी के पॉइंट जो उनसे ऑडियंस तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपने तुर्की की बात की है। पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है। फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इस्लाम को जो है वो झंडे को लहराएगा। लेकिन अभी G20 की मीटिंग में या इससे पहले भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है। आपने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी न्यूज सुनी होगी, जिस तरीके से जो बाइडेन के साथ मुलाकात करवाई गई है, मीटिंग करवाई गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्हें जो है वो मोटिवेट किया कि भाई आप मीटिंग करें, 1 to 1 मीटिंग करें। तो ये आपको नहीं लगता कि वाकई में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव है, जो बताया जाता है कि भाई वन वर्ल्ड वन, मतलब इस तरीके से वन वर्ल्ड वन नेशन या वन वर्ल्ड फॉर ऑल, इस तरीके से जो उनका एक मोटिव है, उसे वाकई में वो पूरा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ पे चॉइस साहब, एक और मैं इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्रीज एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है, सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहां पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो ये खासकर मैंने देखा, वो हमारे जो मुसलमान मुल्कों के साथ एक तनाव चलता रहता है कि लीडरशिप, कभी OIC की लीडरशिप में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी टर्की और कभी इंडोनेशिया। तो मेरे ख्याल में ये गलत अप्रोच है। जब आपने अगर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेने हैं तो फिर ओपन सब सामने आके ओपन अपने डिसीजन लें। लेकिन मैं जिस तरह हमेशा इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल। सर एक और चीज, IMF के सामने पाकिस्तान को जो सा है वो, मतलब IMF पाकिस्तान को नाच नचाता नजर आता है। तरले, मतलब ये अगर मैं डायरेक्ट सीधे अल्फाज में बोलूं तो तरले हम करते हैं IMF के सामने जाके कि हमें इतने डॉलर दे दो, इतने मिलियन, इतने बिलियन डॉलर दे दो, वरना हमारी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। उसी IMF की जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली में डांस करती नजर आती हैं, यानी कि जिन्हें पाकिस्तान को नचाते हैं, दिल्ली में जाके वो नाचते नजर आते हैं। बिल्कुल। आप ना सिर्फ वहां IMF की हेड थी, वहां पे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए कि भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी, बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी लोग, मेरे भाई और बहन, सब इन चीजों को देखें, वॉच करें
कि वेयर वी स्टैंड, हमें भी इन चीजों को फॉलो करना फॉलो चाहिए। करिए। सर आपने वर्ल्ड बैंक की बात की, अजय बंगा साहब की बात की, तो उन्होंने ही अभी G20 में यहाँ दिल्ली में ही एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि आई एम बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेड इन इंडिया। तो मतलब आज जिन लोगों को हम फॉलो करना चाहते हैं, या जिन कंट्रीज को हम फॉलो करना चाहते हैं, या जिन अदारों की तरफ हम ऐसे तरसी हुई निगाहों से देखते हैं, वो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो बेस्ट एग्जांपल हैं मेड इन इंडिया की, और यानी अपने आप को इंडिया के साथ, भारत के साथ जोड़ के वो प्राउड फील करते हैं। ऋषि सनक की बात करें, उन्होंने भी विजिट किया दिल्ली का, और वहां के मंदिर का विजिट किया, वहां पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कि बहुत वायरल रही। और इस तरीके से आपको क्या लगता है, हमें क्यों शर्म आती है? देखिए, अगर 1947 से पहले की बात करें, हम भी तो भारतीय थे, हम भी तो हिंदुस्तान में रहने वाले थे, बरसगीर में रहने वाले थे। आज हम ये अगर कोई कह दे पाकिस्तान में कि भाई, अगर लेट्स सपोज मैं ही कह दूं कि भाई मैं पहले इंडिया में रहता था, पहले भारत में रहता था, मेरे बड़े भारत में रहते थे, मैं एक इंडियन ओरिजिन हूं, तो शायद मुझे तो जो सा वो दूसरे दिन ही पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। तो हमें ये किस चीज की शर्म है? ये क्या सर आप इंडियन ओरिजिन नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल इंडियन ओरिजिन, ऑफ कोर्स। ये भारत की जो अगर देखा जाए तो हिस्ट्री 1 साल से पुरानी, 1000 साल से पुरानी हिस्ट्री है। वी वर वेरी सिविलाइज। अशोका सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, आप गुप्ता सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, यूरोप और दूसरे ममालिक ने तो बहुत बाद में तरक्की की है। हमारी सिविलाइजेशन तो बहुत ज्यादा एडवांस थी, बहुत ज्यादा डेवलप थी अगर देखा जाए, और हमें उस पर प्राइड होने चाहिए। एड्रेस करता हूं चौधरी साहब आपके प्लेटफॉर्म से, उनको सबसे पहले ये कहूंगा कि भारत के मॉडल को स्टडी करें, जिस तरह उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, पूरे कंट्री को डिजिटाइज उन्होंने तकरीबन, मैंने उनके यूपीआई की हिस्ट्री पढ़ रहा था चौधरी साहब, सिर्फ 8 साल के अंदर उन्होंने हर बंदे के हाथ के अंदर QR कोड दे दिया है, तकरीबन 8 से 10 साल। मेरी भी ये ख्वाहिश होगी, बल्कि बात चल रही है अगले दिन जो हमारे 8 से 10 साल में, मेरी भी ये ख्वाहिश होगी, बल्कि बात चल रही है अगले दिन जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने मुलाकात की लाहौर के अंदर, वहां पे बात हुई है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी का अपना पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, अपना वीजा मास्टर कार्ड होना चाहिए। वी आर बिहाइंड, लेकिन देखें इसमें उम्मीद रखनी चाहिए, और बेहतर कार्ड होना चाहिए। वी आर बिहाइंड, लेकिन देखें इसमें उम्मीद रखनी चाहिए, और बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी, अच्छा सर, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। डेफिनेटली मुझे भी अगर उम्मीद है कोई बेहतरी की, मतलब ये है कि मैं सोच रखता हूँ तो ही ये सारी एफर्ट कर रहा हूँ। बहुत से इल्जामात भी झेलने पड़ते हैं, बहुत से टैग भी अपने ऊपर लगवाने पड़ते हैं। कभी कोई एजेंट कहता है, कभी कोई कहता है कि ये पैसे लेके प्रोग्राम करता है, लेकिन मुझे पता है कि भाई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हमने कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारना है, अपनी गलतियों को मानना है, और हमें सीखना है, उन लोगों से सीखना है जिनके साथ हम कई 100 साल रहे हैं। उन लोगों से नहीं सीखना जो हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करके गए, हमें गुलाम बना के गए, हमें उनसे नहीं सीखना सर। तो दोस्तों देखिए आपने वीडियो, ठीक है, क्या तारीफ हुई मोदी जी की, ठीक है ना। और डिप्लोमेसी की इतनी तगड़ी बात चल रही है। अब जो ये नया कॉरिडोर बनेगा, इससे एक फायदा होगा, जो सुएज कैनाल है इजिप्ट में, वो मुझसे 50,000 से 70,000 डॉलर लेता है मुझसे निकलने की। 101 मील का रास्ता है बस वो सारा, ठीक है। 50,000 से 70,000 डॉलर, कम से कम 40-50 लाख एक शिप को निकालने में। वो इस जगह का फायदा उठाता है, वो बच जाएगी इस कॉरिडोर से। ये सबसे ज्यादा फायदा होगा दोस्तों इस कॉरिडोर का, ठीक है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर दी है बिल्कुल, ठीक है ना। और रशिया भी अपने साथ है, और ये देश थोड़े पीछे भी हटे हैं, वेस्टर्न कंट्री। यानी पहले उसने यूरोपियन यूनियन ने एक वो रेजुलेशन में कुछ बोल रहा था कि क्या नाम है, इंडिया ने वर्डिक्ट कुछ सख्त नहीं दिया रशिया को लेकर। तो यही दोस्तों गुड न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।